क्या इस देश के दुष्प्रचार ब्रिगेड ने युवाओं को अपना सॉफ्ट टारगेट बना रखा है? क्या लुटियंस गैंग के लोगों ने यह अपना एक मकसद बना लिया है? अपनी राजनीति को साधने के लिए छात्रों और युवाओं को मोहरा बनाया जा रहा है। यह सवाल इसलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुले तौर पर कहा है कि देश के युवाओं को अराजकता, अस्थिरता और जातिवाद से बड़ी चिढ़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आज का युवा जात पात से ऊंचा सोचता है। यह युवा परिवारवाद और जातिवाद को बिल्कुल पसंद नहीं करता। पीएम मोदी की यह बात इसलिए सटीक बैठती है क्योंकि पिछले 2-3 सालों के दौरान परिवारवाद की सियासत का काफी हद तक सफाया हो चुका है। लेकिन आज पिता पुत्र दोनों महाराष्ट्र में राज भी कर रहे हैं, यह भी हमारे समक्ष है। और क्या इसी वजह से हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का एक तबका बेचैन हुआ है? और क्या इसी वजह से नागरिकता पर दुष्प्रचार का जहर खोला जा रहा है? उधर यूपी में प्रियंका गांधी वाड्रा ने नागरिकता की सियासी जंग को भगवा तक पहुंचा दिया। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, नागरिकता पर सियासी अराजकता। यानी कंफ्यूजन इतना डालो कि आप सब लोग कंफ्यूज हो जाएं कि सच कहां है, झूठ कहां है, दायरा कहां है, मर्यादा कहां है। आज देश की सबसे व्यापक बहस, सबसे बड़ी बहस आर पार में। हमारे देश के युवाओं को हम ये भी कह सकते हैं अराजकता के प्रति नफरत है, अव्यवस्था, अस्थिरता, इसके प्रति उनको बड़ी चीड़ है। मन की बात में युवाओं से सीधा संवाद करते हुए पीएम मोदी ने ये बड़ा संदेश दे दिया। इसके बाद पीएम मोदी ने इंडिया सपोर्ट सीएए के साथ आध्यात्मिक गुरु सदगुरु का वीडियो ट्वीट किया। In a very calibrated way, somebody sent the message to the minorities that your citizenship is under threat, which is an absolute lie. लेकिन इसी बीच नागरिकता कानून पर सियासत चरम पर पहुंच चुकी है। एनआरसी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सीएए नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीजेपी छी छी, सीएए छी छी, ये क्या लोकतंत्र है? हम ये लोकतंत्र के लिए नहीं है। आईआईटी यूनिवर्सिटी को भी थ्रेट किया है स्टूडेंट लोगों को। जामिया मिलिया, अबू तो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू सब है। सवाल है कि अगर देश के युवाओं को अराजकता और अव्यवस्था से चिढ़ है तो फिर चंद युवाओं को अराजकता के लिए कौन उकसा रहा है? क्या युवाओं के नाम पर कुछ नेता सियासी काम पर जुट गए हैं? क्योंकि कहीं मोदी का विरोध है तो कहीं सियासी सनसनी फैलाई जा रही है। जरा देखिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा की ये सनसनीखेज सियासत। पैदल चलने लगी तो फिर मुझे घेरा, मेरा गला दबाया, मुझे यहाँ से पकड़ के मुझे ढकेला। हालांकि जब इस मुद्दे पर प्रियंका खुद घिर गईं, तो सफाई देने के लिए सामने आई और गला दबाने वाले आरोप से पल्ला झाड़ लिया। मैं गिर गई, एक किसी पुलिस वाले का हाथ ऐसे लग गया मुझे, तो मैं थोड़ी गिर गई, उठ गई। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके बाद जब वो मीडिया के सामने आई तो योगी सरकार और यूपी पुलिस को कोसने लगी। भगवा आपका नहीं है, हिंदू धर्म का चिन्ह है। इस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है। और इसी बीच एक तस्वीर झारखंड से भी सामने आई, जहां हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में मोदी विरोधियों ने एक बार फिर ताकत दिखाने की कोशिश की। तस्वीर में ये तमाम बड़े सियासी चेहरे देखते जाइए। हालांकि मोदी विरोधियों की इससे भी दमदार एक तस्वीर कर्नाटक में भी मई 2018 में दिखी थी। ये कथित सियासी एकता कुछ दिनों में ही चकनाचूर हो गई थी। लेकिन आज बड़ा सवाल यही है कि क्या कुछ नेता नागरिकता कानून के खिलाफ युवाओं को उकसाने में जुटे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आज इस मुद्दे पर एक बड़ा पैनल हमारे साथ है बात करने के लिए, लेकिन पहले विश्लेषण सुनिए। सीएए पर सनसनी सियासत का विश्लेषण, नागरिकता कानून पर लड़ाई अब भगवा सियासत पर आई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज भगवा को कई बार कोसा और कहा हमारा भगवा ऐसा नहीं है।
उसके बाद प्रियंका वाड्रा बोली भगवा पहनकर उसके धर्म का पालन करना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। अब प्रियंका ने पहले कहा था कि यूपी पुलिस ने उनका गला दबाया था और लेकिन बाद में पल्ला झाड़ लिया उस बयान से। नागरिकता कानून को एनआरसी के साथ जोड़कर भ्रम फैलाया जा रहा है। प्रियंका वाड्रा ने आज फिर गरीब 1970 के दस्तावेज कहां से ला पाएंगे ये बात कही, जबकि 1970 का कहीं जिक्र ही नहीं है। मैं बढ़ता हूं आगे। देश के युवाओं को लगातार गलत जानकारी देकर डराया जा रहा है। नागरिकता पर पीएम मोदी बोले देश का युवा नहीं चाहता अराजकता। इस देश का युवा बिल्कुल अराजकता नहीं चाहता। इस देश का जो युवा नौकरी चाहता है जो सरकार को देनी चाहिए। इस देश का युवा तरक्की चाहता है। इस देश का युवा आगे बढ़ना चाहता है। वो कलम उठाना चाहता है, वो मोबाइल फोन उठाना चाहता है, वो लैपटॉप उठाना चाहता है, लेकिन वो पत्थर नहीं उठाना चाहता। मेरे साथ बात करने के लिए कई दिग्गज लोग हैं आज मेरे साथ इस चर्चा में। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, अपना व्यू पॉइंट शेयर करेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में आसिफ मोहम्मद खान साहब हैं, पूर्व विधायक है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका अभिनंदन है। वारिस पठान हैं, प्रवक्ता AIMIM के, उनका स्वागत है। सुशील पंडित हैं, कश्मीरी पंडित हैं और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, उनका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं वारिस पठान। आज प्रधानमंत्री ने जिस कैंपेन को लॉन्च करा उस कैंपेन में बिल्कुल स्पष्ट है कि इस देश का युवा अराजकता नहीं चाहता, कंफ्यूजन नहीं चाहता। तो आखिरकार क्यों विपक्ष इस अराजकता को, इस कंफ्यूजन को बढ़ाए रखना चाहता है? उनको लगता है कि उनकी सियासी रोटी तब तक सिकती रहेगी जब तक ये आग जलती रहेगी। प्रधानमंत्री जी की हमेशा से आदत बन गई है, डिमोनेटाइजेशन के टाइम भी ऐसा ही हुआ था। ये लोग पहले गोली चला देते हैं, उसके बाद निशाना लगाते हैं। इसमें भी यही हो गया, CAA में टोटल फेल हो गया ये इनका प्रपोजल, और ये पूरे का पूरा देश आज रास्ते पे जो उतर गया है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, पहले भी इनके काफी हैशटैग थे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब फेल हो गए, ये भी फेल हो गया। आज देश का जो युवा उतरा हुआ है रास्ते पे, तो प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं? क्या ये बेवकूफ है? हैशटैग से एक सेकंड, आप क्या चाहते हैं? हैशटैग लगा दिया जाए तो देश में सब कुछ बदलाव आ जाता है? हैशटैग से बदलाव आ जाता है? एक मुहिम होती है, एक जुड़ाव होता है लोगों का। नहीं, बदलाव तो आएगा, क्योंकि अगर कोई नहीं, देश में बदलाव तो आएगा, देश में बदलाव आएगा। अगर प्रधानमंत्री ये सोचेंगे कि हम आर्बिट्ररीली कोई भी कायदा लेके आ जाएंगे तो नहीं होगा। आज देश का जो चौकीदार को भी राहुल गांधी कांग्रेस ने हैशटैग ही समझा था। हर्ष क्या हुआ 2019 में पता लग गया। सुनिए, आज जो रास्ते पे प्रोटेस्टर उतरा ये सिर्फ मुसलमान नहीं है, हर रिलीजन का आदमी उतरा है, और खास करके स्टूडेंट जो कल का हमारा भविष्य फ्यूचर है, ITI के स्टूडेंट, नहीं, आप उन्हीं स्टूडेंट से इस चैनल को माध्यम यूज करिए, उन्हीं स्टूडेंट से मुखातिब होइए। मैं उनकी तरफ से आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए CAA के अंदर किसकी नागरिकता जा रही है? बताइए किसकी नागरिकता जा रही है CAA के अंदर? बताइए कैसे नागरिकता जा रही है? बताइए। कानून है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, रिलीजियस के ग्राउंड पे बना हुआ कानून है, और संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। किसकी नागरिकता जा रही है? कानून रिलीजन, 3 सवालों के जवाब दीजिए। एक सेकंड, मैं एक एक करके पूछता हूं। आप बड़े दानिश्वर व्यक्ति हैं, आप बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वकील हैं, एक एक करके जवाब दीजिए ना। वन कर देते हैं, एक रैपिड फायर राउंड करता हूं मैं 40 सेकंड का आपके साथ। तैयार है आप जब तक तैयार है नहीं बोलेंगे मैं सवाल नहीं शुरू करूंगा। तैयार है ना? ठीक है, आप स्क्रीन पे डालिए, एक तरफ वारिस पठान को, एक तरफ मुझे रखिए। PCR डू इट, और आज और इसको रिकॉर्ड करें व्यूअर्स, और मैं कहता हूं उस पर ट्वीट भी करें जितना कर सकते हैं। वारिस पठान मेरे साथ है। वारिस पठान, सवाल नंबर 1, तैयार है आप? जी। ये कानून नागरिकता लेने वाला है, नागरिकता देने वाला है? यस और नो? ये कानून ना नागरिकता दे सकता है ना नागरिकता ले सकता है। ये कानून सिर्फ ये कानून क्या है? मुसलमानों को डिवाइड कर आप सकता है। सब व्यूअर्स से निवेदन है कि आप सब खुद इंटेलिजेंट है, इंटरनेट पे जाके सर्च करिए। ये कानून क्या है? क्योंकि मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एग्जांपल दीजिए। ये कानून कैसा है मैं आपको बताना चाहता हूं। रैपिड फायर राउंड है, एक बंगाल रैपिड फायर राउंड का मतलब होता है एक लाइन में जवाब, एक लाइन का सवाल, एक लाइन में जवाब। में तो बता रहा हूं मैं, ये कानून उन गरीब लोगों को तकलीफ में डाल देगा जो यहाँ इतने बरसों से रह रहे हैं, मगर जिनके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये उन गरीब दलित लोगों को, ये उन गरीब दलित लोगों को जो प्रताड़ित है पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, उनको राहत देगा। ये कानून
ये कानून नागरिकता देने वाला है ना कि लेने वाला। पॉइंट नंबर 2। अब मैं दूसरे पर आता हूं, अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं। जी नहीं, दूसरा सवाल मैं पूछता हूं। ठीक है, आप दूसरा सवाल, एक सेकंड सुशील पंडित, नोबडी विल इंटरवीन। वारिस जी, दूसरा सवाल, पॉइंट नंबर 2, पूरी शालीनता से आपसे सवाल है। पहले का जवाब आपने नहीं दिया, दूसरे का जवाब दे देंगे तो बढ़िया होगा। एक लाइन में जवाब देना है। परफेक्ट जवाब दिया आपको। जी, ये कानून, ये तो मैं क्या करूं? वारिस जी दोबारा सवाल, एक और सवाल सुन लीजिए। क्या मौजूदा कानून के अंदर जो कानून बन गया है सिटीजनशिप एक्ट, उसमें वारिस पठान या फिर इस देश के मुसलमान की नागरिकता जा सकती है? यस और नो? सिटीजनशिप एक्ट के अंदर यस, यस। तो कुछ भी कैसे बोलिए, जा सकती है? आप सुनो मेरी बात। दिल्ली में ठंड नहीं है क्या कहता है? देवगन साहब सुनिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की सरकार ने कुछ भी बोलिए क्या जाता है फिर? तो मैं आपके और मेरे बीच में डिफरेंस कैसा आ गया मैं बताता हूं। जैसा कि एक एग्जांपल है, जो बांग्लादेश से हिंदू आया आसाम में, जो 5,40,000 का नाम नहीं है एनआरसी की लिस्ट में, उनको तो आप नागरिकता दे देंगे। लेकिन वहीं पर जो 5 लाख मुसलमानों के नाम नहीं है, उनको तो आप बोलोगे डाउटफुल सिटीजन डिटेंशन सेंटर में डाल दोगे। यानी अमीश देवगन और वारिस पठान एक लाइन में खड़े हो गए। अमीश देवगन अपना अगर दस्तावेज देगा और उसमें बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। जो आसाम का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड मामला है, वो ये मामला ही नहीं है। और अब आप अगला सवाल पूछिए। देखिए, 2 सवाल 2 जवाब हुए। अब तीसरा सवाल भी सुनिए। ये एनपीआर का आपने रिश्ता एनआरसी से किस प्रकार जोड़ा? ये चाचा भतीजा वाला रिश्ता तो है नहीं। 2014 पहला कब हुआ था? 2014 यूनियन गवर्नमेंट का प्रेस रिलीज आप देख सकते हो कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरसी लिखा हुआ है। अब एनपीआर 2010 में हुआ, 15 में हुआ। सुनिए, उस एनपीआर में क्या प्रॉब्लम था मैं आपको बताता हूं। सुनिए, उस एनपीआर में 7 मिनट हो गए आपको बोलते हुए, 7-8 मिनट हो गए आपको बोलते हुए। जगह कहां पैदा हुए, आपके बाप का पैदा हुए बताने की जरूरत नहीं थी। अभी के एनपीआर में अगर आप देखोगे तो उसमें अमीश भाई मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे माँ का पैदा हुई थी, मेरे पिता का पैदा हुए थे। अरे आज हिंदुस्तान में ठीक है सुशील पंडित इंतजार कर रहे हैं, के पास खुद के बर्थ सर्टिफिकेट है। आसिफ मोहम्मद खान इंतजार कर रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको मौका दिया। सुशील पंडित, एक एक करके आपको हर सवाल का जवाब मिला या फिर आपके अनुसार नहीं मिला होगा, लेकिन क्या आपको लगता है यह सरकार हिंदूवादी है इसीलिए तकलीफ ज्यादा बड़ी हो रही है? क्योंकि प्रियंका गांधी ने आज कम से कम भगवा शब्द का इस्तेमाल 10 बार करा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उनको दिक्कत यह है कि आपका सवाल पूछता है कि इससे नागरिकता मिलेगी या जाएगी। आपको पूछना चाहिए था इससे वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी हर बात पर एक ही कसौटी है कि किससे वोट मिलेगा, किससे वोट कम होगा। कैसे मुसलमानों को गोलबंद किया जा सकता है वोटिंग ब्लॉक में, डराकर, धमकाकर, डर दिखाकर, और कैसे उनको वोट के वक्त दुहा जा सकता है अपनी ताकत के लिए। ये सवाल आप पूछते तो उनको साफ साफ जवाब देने में आसानी होती। उनको दिक्कत सिर्फ इतनी यही है कि पूरा मुसलमान वोट जो इनको लगता था कि वो सड़क पे आएगा, वो संघर्ष करेगा 3 तलाक के इशू पे, वो संघर्ष करेगा 370 के इशू पे, वो संघर्ष करेगा अयोध्या के फैसले पे, वो तो हुआ नहीं। अब अंधे के हाथ बटेर लग गई है। उनको लगता है कि इस पर मुगालते में डाला जा सकता है, भ्रम पैदा किया जा सकता है, उकसाया जा सकता है और कहा जा सकता है इस्लाम खतरे में है, मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है, चले आओ। और वही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात भी सिरे चढ़ने वाली नहीं है। जी मैं एक एक करके, महमूद प्राचा भी मेरे साथ जुड़ गए, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो भी मेरे साथ है। ठीक है, एक एक करके जवाब दे लेते, अब ले लेते हैं हर चीज का। आसिफ मोहम्मद खान, देखिए 2 चीजें। प्रियंका गांधी ने कल बोला कि मेरा गला दबाया जा रहा है, शनिवार को बोला, लेकिन आज वो उसी दिन ही बात वो नदारत हो गई कि गला पकड़ने की कोशिश नहीं थी। एक पुलिस वाला गिर गया था, उसका हाथ यहां पे लगा था, उसको गला पकड़ना समझ लिया। अब ऐसे ही कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है जैसा गला पकड़ने वाली बात पे कंफ्यूजन था। देखिए, सवाल है मेरा सर, देखिए आपको ये जानकारी है कि उन्हें फोर्सली जाने के लिए, जबकि वो अकेली तन्हा जा रही थी, क्या उनको फोर्सली पुलिस ने नहीं रोका? तन्हा नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। स्कूटी पे सिक्योरिटी के साथ है भाई, वो तन्हा कैसे? 2 लोग जा रहे थे, इस देश में उनके आगे पीछे सिक्योरिटी होती है चल रही है। देखिए, अगर आपने पूरे वीडियोस देखे होंगे
न्यूज देखी होगी, उनके आगे पीछे नहीं, मैं ये पुलिस मेरा की गाड़ियां ठीक चल है, रही प्रियंका गांधी विषय लेकिन नहीं है उसके मेरा। बावजूद पुलिस की गाड़ी से हर्डल पैदा ये किया जा रहा है, ये तरह जा और रही है, उनको ये रोका जा तरह रहा है। नहीं, तरह आप वो वाला दिखाइए, स्कूटी पे जा रही नहीं है नहीं, मैं अकेली। आप जो बोलेंगे वो भी दिखा दूंगा। ये आप तरह वो जा रही दिखाइए है ना, जहां ये गला तरह बताया था कि वो वाला ये गले वाला है। गला कब पकड़ा गया, अगर आपको दिख रहा तो बताइए। देखिए, आप बहुत छोटी सी बातों को पकड़ के एक बड़ी चीज को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि उन्होंने मुद्दे पर नहीं, ये मैं बहस एक चल रही है। सेकंड, अगर इतनी है ना? छोटी बात थी तो प्रियंका जी ने मैं क्यों आपसे बोला? जानकारी चाहता हूं, जी सर। ये कहना चाहता हूं कि आज जिस पुलिस की तारीफ की जा रही है यूपी की, योगी जी ने जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रो के आंसू बहाए थे कि यूपी की पुलिस मेरा इनकाउंटर कर सकती है, आज योगी जी उसी पुलिस की हिमायत में खड़े हुए हैं। योगी जी के ऊपर कितने केस लगाए गए, आप मुझे बताइए, कितने ये देखिए कैसे पैसे, ये कैसे झटका। आपने अपनी बात को रखा, सुधांशु त्रिवेदी से जवाब मिलेगा। ये देखिए कैसे सिक्योरिटी, उनको पुलिस, वो महिला जिसके ब्रदर की डेथ हो गई थी, वो ड्यूटी पर थी, वो महिला, देखिए वो महिला जो ऑफिसर है, उसने रोकने की कोशिश करी, उसने बोला आगे मत जाइए। और आज सीआरपीएफ का वो पेपर आया जिस पेपर में बताया गया है कि कोई जानकारी नहीं थी, सिर्फ जानकारी ये थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के दफ्तर जाएंगी, कांग्रेस के दफ्तर में कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी, अपने पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगी, लेकिन अचानक ये प्लान बना। तो मैं ये बात बोल रहा हूं, मेरा सवाल, मेरा प्रियंका गांधी वाड्रा पे मेरी डिबेट ही नहीं है। मेरी डिबेट प्रियंका गांधी वाड्रा पे है ही नहीं सर। मेरी डिबेट है कि अराजकता क्यों, झूठ क्यों, भ्रम क्यों, कंफ्यूजन गला दबाने वाली बात पे भ्रम। मुद्दों से हट रहे हैं। अब मुद्दों से नहीं हट रहा। बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता आसिफ जी। प्रियंका जी अगर पर्सनली तौर से किसी के घर पर मिलने जा रही हैं, पुलिस को कोई राइट नहीं है कि उनको रास्ते में मिसहैंडलिंग करे और उनके साथ मिसबिहेव करे। नहीं, मेरा सवाल तो नहीं, एक सेकंड आसिफ जी, मेरा सवाल है कि बार बार हिट एंड रन क्यों? आप देखिए गला दबाने वाली बात पर हिट एंड रन, यही बात नागरिकता कानून को लेकर भी झूठ बोला जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। इतना झूठ फैला नहीं, जिस तरह से ये झूठ पकड़ा गया उसी तरह से ये झूठ भी पकड़ा जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी, आपकी सरकार भगवाधारियों की सरकार है, आपकी सरकार हिंदुओं के लिए काम करने वाली सरकार है, यह आप पे बड़ा आरोप है कि आपकी सरकार के लिए मुसलमान कुछ नहीं है। ने भी बोला, आप तो विधायक हैं। नहीं, मैं अभी जवाब दे रहा हूं, पहले प्रियंका गांधी वाली बात पे। आसिफ खान साहब ने बोला आप तो विधायक रहे हैं, अभी तो एसपीजी सिक्योरिटी को लेकर बड़ा हल्ला मचा था, आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि वो कहीं जाना चाहे पुलिस नहीं रोक सकती? आज प्रियंका गांधी के पास Z+ सिक्योरिटी। अगर अरे सुनिए तो, अरे बात तो सुनिए जो मैं कह रहा हूं। अरे भाई आप बोल रहे थे, मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, आप बोलने तो दीजिए। आज प्रियंका गांधी के पास Z+ सिक्योरिटी विद ASL है, एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग। वो जहां जाएंगी पहले सुरक्षा की टीम वहां पहुंचेगी, उस रास्ते की रेकी करेगी। आज की उनकी सिक्योरिटी ये कहती है, और Z+ सिक्योरिटी विद ASL एंड एम्बुलेंस वालों का एक मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है। यहां से यहां जाएंगे, वहां अगर आपके घर आएंगे तो कुत्ते तक आएंगे खाना सूंघने, ये चेक किया जाएगा कि आप जो उनको खिलाने पिलाने जा रहे हैं वो सेफ है कि नहीं। आपने कैसी बचकानी बात कह दी कि वो कहीं भी जाना चाहें जा सकती हैं। मेरा मानना है प्रियंका गांधी बचकानी हरकत कर सकती हैं, अभी वो राजनीति में नहीं है, पर आपके जैसे पुराने अनुभवी और समझदार लोगों को Z+ सिक्योरिटी विद ASL एंड एम्बुलेंस की सिक्योरिटी के, ये पुलिस की ड्यूटी है कि वो इस बात को तय करे। वो उसमें अरे मैंने कहा पुलिस की ड्यूटी है कि वो बताए कि मैडम आपके पास जो सिक्योरिटी है उसके हिसाब से आप रूट बदल के मत जाइए, खतरा हो सकता है। इसलिए जो पुलिस ने किया वो कर्तव्य था, जो प्रियंका जी ने किया वो राजनीति थी, अथवा उनकी अज्ञानता के कारण किया। अब आ रहे हैं इस वाले टॉपिक पे। साहब मैंने तो कोई गलत बात नहीं कही, मैंने कोई गलत बात कही। Z++ ASL का रूट भी डिसाइड होगा, जिस पॉइंट पे जाएंगे वहां पहले सिक्योरिटी की टीम होगी, वो पहले जायजा लेके आएगी, आसपास का रास्ता देख के आएगी। इसलिए डिफाइंड रूट के अलावा कहीं जाने की अनुमति नहीं होती है, ये पुलिस की ड्यूटी है। और वो इस इलाके में जा रही थी जहां उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, पर दिक्कत हुई थी, वहां नहीं जा रही। अब आ रहे हैं वर्तमान चीज के ऊपर। वो एरिया वही था, वर्तमान चीज बिल्कुल वो एरिया सेंसिटिव नहीं था। जी एक देखिए बिल्कुल एरिया वो सेंसिटिव नहीं था। आसिफ जी आपने अपनी बात को रखा, प्रियंका जी नहीं तय कर सकती। आप किसी भी जगह रूट बदल के नहीं जा सकते। सिक्योरिटी मेरा ब्रॉडर सवाल प्रियंका गांधी वाड्रा जी की सिक्योरिटी पे नहीं था,
मेरा ब्रॉडर सवाल है सुधांशु त्रिवेदी, जैसा गला दबाने वाली बात अब आ रहे झूठ हैं इस पे। निकली, अमीश जी अब आ रहे हैं, वो ये गलत लोग निकली, भड़काने वो वाली भ्रम बात निकला। वैसे ही आज प्रधानमंत्री ने बोला कि कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं। अब मैं इस पॉइंट पे और इस देश के युवाओं को अराजकता से, परिवारवाद से, जातिवाद से चिढ़ है। देखिए समस्या क्या है, जो अभी सुशील जी बोले थे, सब कुछ होता चला गया, ट्रिपल तलाक से लेके धारा 370 और राम जन्मभूमि का जजमेंट आ गया, शांति बनी रही। अब उस कारण बहुत से लोगों के पेट में दर्द होने लगा। आज भी आप देखिए इस घटना पे क्या समर्थन मिला है। समर्थन करने वाले सीए का शांतिपूर्वक कर रहे हैं और विरोध करने वाले बवाल कर रहे हैं। उसके बाद बवाल को समर्थन नहीं मिल रहा है। अरे जुमे का दिन भी निकल गया, शांति से निकल गया, तो उनके अंदर की पीड़ा और छटपटाहट समझी जा सकती है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, आज का युवा किसी भी बवाल, उपद्रव, हिंसा के साथ नहीं है, वो संवैधानिक व्यवस्था के साथ है। जो कुछ हुआ संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार हुआ। संसद में बाकायदा सबने डायरेक्ट टेलीकास्ट देखा, पक्ष प्रतिपक्ष की बातें हुई, संविधान के अनुसार उस पर वोटिंग हुई और उसके बाद कार्रवाई हुई। फिर भी आपको चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का प्रतीक्षा करिए। फिर भी आपको लग रहा है कि गलत है तो अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन देख लीजिए। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी 2012, तरुण गोगोई का 20 अप्रैल 2012 को लिखा हुआ मनमोहन सिंह जी को पत्र कि हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों को दे दीजिए नागरिकता। मनमोहन सिंह जी का बतौर नेता प्रतिपक्ष अडवाणी जी को दिया गया बयान 2003 कि भाई हिंदू और सिखों को देनी है नागरिकता। कम्युनिस्ट पार्टी का खोजी कोर्ट में दिया गया, कांग्रेस का, कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस का रिजोल्यूशन कि गैर मुस्लिमों को देनी है। जवाब ले लेते हैं। 25 नवंबर 1947 कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन, गैर मुस्लिमों को देना है। 26 सितंबर 1947 महात्मा गांधी का वक्तव्य, गैर मुस्लिमों को, हिंदू सिखों को परिचय है महमूद प्राचा के। जी जी, जामा मस्जिद में जब विरोध हुआ, विरोध प्रदर्शन दर्ज कराना हुआ, तब भी चंद्रशेखर रावण के साथ थे महमूद प्राचा। महमूद प्राचा, मैं आपके पास आता हूं। एक तरफ सियासी हलचल है और सियासी अराजकता का माहौल यह है कि प्रियंका गांधी का गला दबाने का प्रयास भी नहीं होता, लेकिन गला दबाने की रिपोर्ट आ जाती है, फिर वो उसको खुद ही खारिज कर देते हैं। और दूसरी तरफ केरला के गवर्नर के एडीसी के साथ, उनके साथ अराजकता करने की कोशिश एक इरफान हबीब नाम का आदमी करता है, हिस्टोरियन करता है, इतने दानिश्वर व्यक्ति करता है। अब बताइए क्या करिएगा। और दूसरी तरफ इस सियासी अराजकता के कारण इस देश में कुछ लोग आग लगाना चाहते हैं। आप आग लगाने वालों के साथ हैं या आग जो बुझाना चाहता है उनके साथ है? हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान के साथ हैं, इसीलिए चंद्रशेखर साहब ने और हमने मिलकर एक संविधान सुरक्षा समिति। अब बाकी सबको आप बोलने देते, हमें नहीं बोलने देते, क्या चक्कर है? बिल्कुल सर, बोलिए आप। कितना दबाव है आपके पर अमीश जी? मेरे पे कोई दबाव नहीं है, मुझे लगता है आप बोलने तो दीजिए, उसके बाद हम पे टिप्पणी कीजिएगा। नहीं है आज नहीं है, आज चलिए आज नहीं होगा। चलिए, मेरे पर तो बहुत दबाव है, संविधान खतरे में है, मेरे पर बहुत दबाव है। पर सुन ले, बात सुन ले पहले। जी जी जी। तो चंद्रशेखर साहब ने और हमने मिलकर संविधान सुरक्षा समिति बनाई है। पूरे देश में एक ही नेता ऐसा है जिसको इस सरकार ने जेल में पकड़ के बंद किया है, और उसका रीजन ऑब्वियस है, और वो रीजन ये है कि उन्होंने आरएसएस की जो साजिश है हर एक मुद्दे को मुस्लिम विरोधी दिखाना और मुस्लिम विरोधी दिखाकर उस पर राजनीति करना और राजनीतिक रोटियां सेकना, वो चंद्रशेखर रावण साहब ने बदल दिया है। उन्होंने ये देश को दिखा दिया कि ये देश समझ गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी और दूसरी माइनॉरिटीज के खिलाफ है सीएए, एनआरसी और एनपीआर। ये दिखाने के बाद उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया है। और सुन, मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं, 30 सेकंड। उसके बाद हम ये अमित शाह वही बताता हूं, अमित शाह जी से हम ये निवेदन करते हैं कि वो हमें बताएं। हमारी समिति ने सबसे पहली जो रिक्वेस्ट की है लोगों से ये की है कि हाथ बांध के प्रोटेस्ट होंगे, उसके बाद अब हाथ बांध के ही हो रहे हैं प्रोटेस्ट। हम इसको पीसफुल रखना चाहते हैं। हम निवेदन ये कर रहे हैं अमित शाह जी से कि हम दिल्ली में 10 लाख लोगों का प्रदर्शन करना चाहते हैं पीसफुल। वो हमें बताएं, जिस तरीके से कहेंगे हम उसी तरीके से करेंगे। अब ये कैसे एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ है वो भी बता देता हूं कि सीएए का कोई भी, मैं बहुत दिन से ये बात कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा जवाब सुन लीजिए ना, आपने बोला सीएए दलितों के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रावधान अधिकतर लोग, पाकिस्तान से अधिकतर लोग जो शरणार्थी हैं वो दलित ही हैं।
तो दलितों के खिलाफ कैसे? ये तो दलितों के पक्ष में होगा ना। अच्छा, मैं सुधांशु चतुर्वेदी से जवाब लेता हूं। तो मैं भारत सरकार से भारत सरकार से आज पाकिस्तान से आने वाले 80% से 90% दलित है महमूद पराचा जी, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सदस्य यदि यहाँ पर आकर अपने को संविधान सुरक्षा समिति की बात करने लगे, SC/ST की बात करने लगे, करिए पहले जामिया में पत्थर मत फेंकिए दिया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों SC/ST का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दिया था? चंद्रशेखर रावण एक एक करके या वो 80 से 90 करके दोनों को मैं निवेदन करूंगा। चंद्रशेखर रावण ऐसा है जिससे आप डर रहे हैं। मुझे पता है अमित शाह जी चंद्रशेखर रावण से डरते हैं, मुझे पता है नरेंद्र मोदी जी उससे डरते हैं, और नहीं अरे वो भाई चंद्रशेखर रावण तो दलितों के लिए रावण साबित हो रहे हैं, क्योंकि 90% दलित है पराचा साहब, 90% दलित है, और आप कहां से दलितों के हिमायती बन गए? पहले कहिए ना AMU में दलितों का आरक्षण क्यों सीना था, उसके लिए क्या कार्रवाई की? क्यों नागरिकता नहीं? पूछे चंद्रशेखर रावण से CAA से कि जामिया मिलिया में SC का रिजर्वेशन क्यों छीना था? क्या कार्रवाई की? महमूद पराचा, जब तक आप चंद्रशेखर को बाहर जम्मू कश्मीर था SC/ST का रिजर्वेशन क्यों लागू नहीं था? प्रधानमंत्री खुद पूछे चंद्रशेखर रावण से, उस पे नजर रखे हुए हैं, उसको जेल में बोलिए रखने ना के लिए। पराचा साहब, आप कहां से चंद्रशेखर आ को आपने गए? जेल में क्यों बंद कर रखा है बताएं? जेल में क्यों ठूस रखा है? सिर्फ अरे एक ही भैया, नेता आप तो जेल में मुस्लिम क्यों है? ये पर्सनल लॉ जवाब बोर्ड के दीजिए सदस्य है कि नहीं? पूछ के बोलिए नरेंद्र मोदी जी से। सिर्फ एक पहले ही, ये बोलिए, आप ऑल अरे इंडिया मुस्लिम अरे पर्सनल पहले लॉ बोर्ड के चंद्रशेखर का सदस्य है कि जवाब नहीं? दें। बोलिए पहले हाँ या ना? चंद्रशेखर का जवाब दें। अरे पहले मोदी जी बोलिए और ना। अमित शाह ने दोनों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ पर्सनली बोर्ड जेल के में क्यों सदस्य बंद कर होकर रखा है? SC/ST कमीशन एक की ही बात नेता करने ऐसा लगे क्यों भाई। है? मैं कह रहा हूँ बोलिए पर्सनल ना। लॉ बोर्ड को भूल क्यों जाइए, चेहरा बदल के आ मुझे रहे हैं भूल जाइए भाई? सबको, मुसलमानों को पहले भूल बोलिए जाइए, इतने दर्द है, चंद्रशेखर साहब को तो क्यों बंद कर जामिया रखा और है? अलीगढ़ पे क्या मुसलमानों कार्रवाई को की? भूल जाइए, सिर्फ चंद्रशेखर बताइए रावण ने, अंबेडकर साहब के बोलिए सबसे जम्मू बहादुर कश्मीर बेटे को क्यों गवर्नमेंट बंद ने क्या कर रखा किया? है? अंबेडकर आपने साहब के चंद्रशेखर सबसे रावण बहादुर ने बेटा एक चेहरे जो इस पे दौर कई का चेहरे सबसे लगा लेते हैं बताएं, लोग। हमें सबको मार दीजिए, चंद्रशेखर रावण को क्यों बंद कर रखा है जेल में? क्यों बंद किया एक ही नेता को बताइए? हमें सबको भूल जाइए, अभी मुसलमानों को भूल जाइए, चंद्रशेखर रावण को क्यों बंद कर रखा है? मोदी जी ने 90% जो दलित आ रहे हैं वहां से, हिंदू उसमें 90% दलित है, उनके हितों के लिए रावण बने हुए हैं। अच्छा, तो उनको क्या और आप क्या कहां हित से आ गए खामखा में? क्या हित साथ रहे हैं SC/ST उनके? का क्या रिजर्वेशन में आपने फिर कह रहा हूं, बांग्लादेश सरकार से जामिया में बोला खा था जाने वहां पे वाले। दलितों की? एक सेकंड आप मुझे बीच में आना पड़ेगा। मैंने आप दोनों को 2 मिनट लगभग 2.5 मिनट दे दिया, ठीक है? एक सेकंड पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री, एक सेकंड महमूद पराचा, ये क्या तरीका है? नॉन स्टॉप थोड़ी बोल सकते हैं आप। उन्होंने लिया के मैंने को लेटर लिखा था, सब मुसलमानों को बंद जो कर दो, दलित आ गया आपके झांसे में, उसकी छोड़ो तो आप चंद्रशेखर किस्मत जी को। फूट गई। अरे हम सबको बंद कर दो, चंद्रशेखर जी को छोड़ दो सिर्फ। एक सेकंड सबसे पहले तो अगर चंद्रशेखर रावण से आपको बिल्कुल प्यार होगा, चंद्रशेखर रावण को आप छुड़वाना चाहते होंगे, उनके लिए केस भी लड़ोगे, तो अदालत में जिरा करके छुड़वाइए ना। इतने अच्छे वकील हैं आप, अदालत में जिरा करिए, बेल दिलवाइए। ये सुधांशु चतुर्वेदी थोड़ी ऐसे ऐलान कर देंगे छोड़ने का? कैसी बात करते हैं आप? फिर अराजकता इस सिस्टम के अंदर भी है। एक सेकंड, अब पढ़े लिखे आदमी आप महमूद पराचा, ये नहीं महमूद पराचा, आप पढ़े लिखे आदमी है, आपकी सिंपैथी चंद्रशेखर रावण के पक्ष में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, आपका अधिकार है ये पक्ष में रखना, लेकिन जिरा करिए कोर्ट के अंदर। आप यहां पे सुधांशु त्रिवेदी से आह्वान करें, छुड़वा दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी चाहे भी तो नहीं छुड़वा सकते, वो चाहे भी तो नहीं छुड़वा सकते। हम सब पैनलिस्ट ऐसे बोलते छोड़ने के लिए, तब भी नहीं छुड़वा सकते। फिर अराजकता छुड़वाने में भी अराजकता चाहते हैं आप? छुड़वाना भी चाहते हैं कि फोन करके छुट जाए? वो दौर चले गए थे फोन करके छुटते थे लोग, वो दौर चले गए इस देश के अंदर। फोन करके छुड़ाने की बात करते हैं आप लोग। चंद्रशेखर रावण को बेल दिलवाइए, छूट जाएंगे वो, आपका लीगल राइट है वो। और यहां पर आप कह रहे छोड़िए। सुधांशु त्रिवेदी सांसद हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता है, नहीं छुड़वा सकते। यहां पर बने हुए मेरे साथ आसिफ भाई भी, ये भी नहीं छुड़वा सकते चाहे तो। सुशील पंडित नहीं छुड़वा सकते, माने हुए वकील है वारिस पठान, वो भी नहीं छुड़वा सकते जब तक कोर्ट नहीं छोड़ेगा। बंद क्यों किया? अकेला लीडर? तो पुलिस से पूछिए ना बंद क्यों किया? अकेले को बंद क्यों किया बताएं। चार्जेस लगाए, चार्जेस क्या है? चंद्रशेखर के खिलाफ चार्जेस क्या है? ये इमाम जो है ना जामा मस्जिद के, उन्होंने अनाउंस करके बताया कि अमित शाह ने फोन किया उन्हें। नहीं देखिए, ये आप अपना एजेंडा चला रहे हैं। चंद्रशेखर रावण में मेरी बहस नहीं है,
ये वो पिछले बता रहे 8 हैं। मिनट से पूछे इमाम ने क्यों आपके कहा ये? पास आप क्यों झूठ कहा बोल रहे हैं उन्होंने? डिबेट के अंदर। मुझसे पहला क्यों झूठ कहा आपने उन्होंने बोला इमाम ने? मैं इसमें झूठ बोल दलितों रहा का हूं। नुकसान होगा। मैं झूठ बोल रहा हूं। पहले पूछो आपने इमाम से। मुसलमानों को बगलाया, अब आप इस देश के दलित को बगलाना चाहते हैं। यही है अराजकता, यही है वो झूठ जिसका इस देश में पर्दाफाश होना चाहिए। सुशील पंडित कुछ नहीं बोले। आरिफ मोहम्मद खान के ऊपर हिंसा करी गई, एक गवर्नर के ऊपर केरला में हिंसा करी गई, किसी से चू नहीं निकली, किसी के जुबान से चू नहीं निकली। मैं जानना चाहता हूं खान मार्केट गैंग के उन तमाम तथाकथित को जो इस मुद्दे पर शांत बैठे रहे। मैं जानना चाहता हूं उन तमाम सियासी लॉबी के लोगों से, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से जिन्हें गुस्सा आता है अगर एक शब्द भी कहा जाता है, एक गवर्नर का हाथ पकड़ने की कोशिश हुई, उन पे हिंसा करने की कोशिश हुई, उनके एडीसी का हाथ पकड़ा गया, किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उस गवर्नर की विचारधारा आपको पसंद नहीं है तो मारेंगे आप गवर्नर को। देखिए क्या हुआ था, सड़कों पे ये लोग तांडव करेंगे, इन पे पुलिस कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये लोग बसें चलाएंगे, ये लोग पुलिस को मारेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ इन उपद्रवियों से पैसे वसूलता है तो योगी आदित्यनाथ गलत है, लेकिन ये लोग ठीक है। अमीश जी, आप कह रहे हैं कि आप तो पढ़े लिखे हैं, आप इन पढ़े लिखों शांत से बैठिए प्राचार्य साहब। आप इन पढ़े लिखों से आप क्या तवक्को लगाए बैठे हैं, क्या उम्मीद किए बैठे हैं? इरफान हबीब से पढ़ा लिखा है इन उलझलू लोगों के पास। अगर वो व्यक्ति हाथापाई पे उतर सकता है तो इन पढ़े लिखों की क्या बिसात है साहब? आप पूरी कम्युनिटी ये को तो आप पूरे कटघरे में नहीं खड़ सकते। माइंड योर लैंग्वेज। नहीं नहीं, जो लोग इस आंदोलन के नेता हैं, ये क्या बात है आपका? ये आंदोलन के आप- नेताओं की आप बात ये- हो रही है। मैंने किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया नहीं, आपने ये है, कहा मैंने कि किसी उलझलू कम्युनिटी लोग का हैं, नाम मेरे नहीं लिया साथ है। ये- बिल्कुल नहीं, जो नहीं, आंदोलन नहीं। कर रहे हैं आप उलझलू लोग किसी हैं, पर्सनल जो किसी पे आप आंदोलन अटैक कर कर रहे सकते हैं हैं, वो लेकिन अराजक पूरी लोग हैं, कम्युनिटी पे उलझलू आप लोग अटैक नहीं कर हैं। सकते। किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया है। आप क्या कह रहे हैं कि उन मैंने कहा लोगों में कि से बिल्कुल जो आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं वो उलझलू लोग हैं, जो आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं वो अराजक लोग हैं, उलझलू लोग हैं, बेहुदा लोग हैं। उनको क्या कहा जाएगा? जो हाथापाई करने पर तुले आए गवर्नर के साथ, उनको उलझलू नहीं किया जाएगा, उनको उलझलू नहीं कहा जाएगा। हरियाणा को गवर्नर जला के दिया साथ गया, खंडर बना दिया गया तो गोली चली थी रिजर्वेशन के नाम पर। गोली चली आपने थी वहां पर दर्जनों लोग मारे गए बहनों थे। के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो रिजर्वेशन के आंदोलन करेगा हिंसा, कैसी बात कर जो रहे हैं? देश को मैं नहीं कह रहा, कोर्ट ने जलाएगा, कहा जो देश को कि इस तोड़ेगा, रिजर्वेशन के वहां जैसे आंदोलन में हरियाणा रेल की आंदोलन में हुआ, पटरियां उतर जैसे दी गई। पंचकुला में हुआ, आपने कितनी रेल जैसे की बाबा पटरी करी रामपाल आपने? के साथ हुआ, बिल्कुल वही होना चाहिए। यहां पर क्यों कोताही की जा रही है? वहां पर तो आपने 4 घंटे में 25 मार दिए थे। देखिए, यहां पर क्यों इतना लिहाज किया जा रहा है? देवजन जी, इरफान हबीब जैसा गुंडे जैसा आदमी जो वहां हाथापाई पे उतर सकता है केवल इस बात के लिए क्योंकि वो किसी हिस्ट्री कांग्रेस का प्रिजाइड कर रहा है फंक्शन, उसको इस बात की इजाजत दी जा सकती है कि वो उलझलूल हरकत करे। आरिफ, मैं आपको बताता हूं उसकी, और एक सेकंड। आरिफ मोहम्मद खान उन सबका भाषण 1.25 घंटे तक सुनते रहे। 3 मिनट उनको अलॉटेड टाइम था, उस 3 मिनट में भी ये लोग अराजकता यहां पर करने लगे। नहीं, फर्क क्या है? मैं वही मैं कहता हूं, प्रियंका गांधी का जब गले पकड़ा, प्रियंका गांधी के गले पकड़ने की जब छूटी बात आती है तो तमाम लोग ट्वीट करते हैं। ये विजुअल के अंदर है, तस्वीरों में है। आप देखिए क्या हुआ, एडीसी को सामने प्रोटेक्शन के लिए आना पड़ा, किस तरह से हाथ पकड़ा गया। देखिए हमें इनको उलझलूल भी नहीं कह सकते हम। देवगन जी, मैं एक बात कहता हूं, मैं जानता हूं आरिफ मोहम्मद खान एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं एक स्टेट के, और यहां हमने अभी सुधांशु जी ने कहा क्या आरिफ भाई के साथ जो हुआ वो सही था? मुझे प्लीज बोलिए। जी सर, बोलिए बोलिए। चाहे 3 तलाक का मसला हो, चाहे अयोध्या का मसला हो, हमने आइन को सबसे ज्यादा तरजीह दी, मजहब और अपनी इबादत गाह से ज्यादा तरजीह दी, हम सड़कों पर नहीं आए। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा से खिलवाड़ किया जाएगा तो कोई प्रोटेस्ट करने का, आरिफ मोहम्मद खान ने आज से 4-5 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि हर किसी को प्रोटेस्ट दर्ज करने का अधिकार बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है, लेकिन क्या झूठ बोलने का अधिकार है? वायलेंस नहीं हुआ। आसिफ जी, आप मुझे बताइए, क्या झूठ बोलने का अधिकार है, भ्रम फैलाने का अधिकार है? मैं आपको, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद अपने बयान से वो नहीं पलटी कि हां गला पकड़ने की कोशिश नहीं हुई थी? आज दूसरी थ्योरी थी, गवर्नर को भाषण नहीं देने देंगे, एक सेकंड, आप उन्हें बोलने नहीं देंगे, आप उन्हें अपना मत नहीं रखने देंगे, उनके साथ हाथापाई करेंगे। एक बात कह रहे थे जी आसिफ जी, क्या मैं
आरिफ मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर एक सियाना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। वो सियाना कस्बा जहां सुबोध कुमार जो इंस्पेक्टर थे उनको बजरंग दल के लोगों ने उन्हीं की पिस्टल छीनकर उस एरिया से आरिफ मोहम्मद खान ने रिप्रेजेंटेशन किया है और वो दग्गाई आज जमानत पे छूटे हुए हैं। प्लीज मुझे एक बात और कह रहे नहीं, पर ये विषय अलग है ना, ये विषय अलग है ना, इसके जरिए जो एक आदमी मारा गया बजरंग दल का, ये विषय उसको मुआवजा दिया गया। जी, वहां से एमएलए रहे आरिफ मोहम्मद खान। ये विषय गलत है, विषय गलत है। मैं आपको कह रहा हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने आपके सामने, आपको हमने बाइट सुनवाई कि गले पकड़ने की बात बोली, फिर वो पलटी, उन्होंने बोला देखिए गले वाली बात नहीं थी, वो आ रहा था, वाली बात नहीं थी, नहीं कहा उनको। ये बाइट दोबारा प्ले कर देते, दोबारा बाइट प्ले कर देते, वो पूरी बाइट दोबारा प्ले कर दूं। उसके बाद आज उन्होंने क्या बोला, आज वाली मैं सुनाता हूं, पहले आज वाली सुनिए, फिर वाली बाइट में अपने प्रोड्यूसर को बोलता हूं वो रेडी करते। आप योगी जी को क्यों नहीं दिखाते? योगी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि यूपी पुलिस में आज बोला योगी जी ने, आज बोला, कभी बोला? मैं तो प्रियंका गांधी का आज वाली बात कर रहा हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा की बाइट प्ले करिए, एक सेकंड। प्रियंका गांधी वाड्रा की, एक सेकंड, प्रियंका गांधी वाड्रा की वो बाइट प्ले करिए 70-71 जिसमें उन्होंने बोला कानून संविधान के खिलाफ है, इससे सबको आपत्ति होगी। जो गरीब है, श्रमिक है, जो शहर में काम कर रहा है मजदूर, आप उससे कागजात मांगेंगे, उससे पूछेंगे कि कोई एविडेंस दिखाइए, टेलीफोन की बिल दिखाइए 1970 की, कहां से निकालेगा? किसने बोला 1970 की बात? कहां बोली गई? किस प्रावधान में है कि 1970 के कागज दिखाने हैं? मुझे अगर आप पेपर दिखाएंगे तो मैं वॉकआउट कर जाऊंगा स्टूडियो से बाहर। 1970 की बात कहां बोली गई, कहां बोली गई, ये साबित करे कांग्रेस पार्टी। एक सेकंड, सारा कंफ्यूजन जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर जी ने और अभी कल लॉ मिनिस्टर ने, कल रविशंकर प्रसाद जी का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि एनपीआर का कुछ डाटा एनआरसी पे भी लागू किया जा सकता है और कुछ नहीं भी किया जा सकता। ये किसने बोला? 1970 की बात किसने बोला? 1970 मैं चैनलों के नाम लूं? कल चैनलों पे लाइव चला है 1970 की बात। नहीं, आप देखिए, मैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा को 1970 मैं कह रहा हूं कि इतनी आराधना नहीं, पहले 1971 के मांगेंगे, पहले हम दंगाइयों को 1989 के मांगेंगे, पहले हम दंगाइयों को सपोर्ट करेंगे, फिर हम और झूठ फैलाएंगे। देखिए कंफ्यूजन, हम क्या कह रहे हैं? बसें जला के लाइब्रेरी में घुस जाएंगे, फिर कहेंगे कि पुलिस लाइब्रेरी में कैसे आई? सेकंड 70 का तो मामला नहीं है, 71 का मामला। लोग जिन्होंने 71 का मामला है, वो भी आसाम का मामला है। के नाम पे बहनों के साथ रेप किया। सुधांशु कुछ कहना चाह रहे हैं? कितने मारे आप बताइए। आपने उनसे प्रॉपर्टी की रिकवरी करी? आपने प्रॉपर्टी की रिकवरी करी? आपने तो नहीं होनी चाहिए। जो लोग आपके मेरे पैसे की, जो लोग जनता के पैसे की बसें जलाएंगे, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? कानून अलग है। इकट्ठे करेंगे, एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, बोतलें और पत्थर इकट्ठे करेंगे जी और कहेंगे कि रिकवरी ना हो। लेट सुधांशु त्रिवेदी कम इन, वारिस पठान भी इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड, सही कह रहे हैं, मैं भी मान रहा हूं। आसिफ साहब से पूरी जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने अभी कहा कि कई चैनलों पे चला, आप बताइए किस चैनल ने कहा कि 1970 आ रहा है? मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट दिखाया गया तो चैनल चला के रवि आप जवाब दीजिए ना, मुझे बताइए कौन से चैनल ने कहा, कौन से सरकारी दस्तावेज ने कहा? आपको बात बता रहा हूं, यही है झूठ और भ्रम की राजनीति। देखिए, आप बताइए, आप खुद कौन से सरकारी दस्तावेज में है, आपके कौन से गवर्नमेंट ऑर्डर में है, कौन से गजट में, कौन से चैनल ने कहा कि 1970 के देने पड़ेंगे? लॉ मिनिस्टर अलग देते हैं, प्रधानमंत्री अलग देते हैं। 1970 की फिगर किसने कही? दूर करिए, 1970 की फिगर किसने कही? अगर कहीं आई है तो राजीव गांधी के अकाउंट में आई है। अब प्रियंका जी को यही नहीं पता पेपर चाहिए नहीं अभी तक, पेपर तो चाहिए कि बात ही नहीं है कोई। पेपर सबसे पहले 1971 की फिगर थी, 70 की नहीं, तो राजीव गांधी के अकाउंट में थी। एनआरसी तो शपथ में नहीं आई, राजीव गांधी का एनआरसी तो कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुई, एनआरसी का तो कोई लेना देना नहीं है। अगर एनआरसी कहां से आ गई है? बस वो बना दिया दिमाग में, एनआरसी आ रहा है, एनआरसी आ रहा है, एनआरसी आ रहा है, एनआरसी आ रहा है, एनआरसी आ रहा है। पार्लियामेंट में अभिभाषण में कैसे कहा? अगर कैबिनेट में नहीं हुई तो राष्ट्रपति को किसने भाषण लिख के दिया था? ठीक है, जवाब जानकारी होनी चाहिए। सवाल है, जवाब राष्ट्रपति का वाजिब सवाल, जवाब एनआरसी होगी मगर एनआरसी का ड्राफ्ट नहीं आया है, अप्रूव्ड होता है। राष्ट्रपति अभिभाषण होगा या 2018 होगा या 2019 होगा? सुधांशु जवाब।
देखिए, बात यह है कि कौन चीज आएगी। अरे ड्राफ्ट आए तब आप आपत्ति कर सकते हैं। जैसे चुनाव आयोग कहता है कि हम अब की बार चुनाव के लिए नया फॉर्म लाएंगे। जैसे आप मान लीजिए अपना भरते होंगे ना, विधायक का फॉर्म जब भरते होंगे, चुनाव आयोग हर बार बदल देता है। अरे बदल के सामने ड्राफ्ट आएगा तब आप कहेंगे ये सही लग रहा है, गलत। तो एनआरसी आएगी, इसमें कोई बात नहीं है, परंतु एनआरसी अभी आई कहां है, ड्राफ्ट कहां है? एलिमेंट्री ड्राफ्ट भी नहीं है। सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्टा। जी, बिना वजह को लेकर हल्ला मचाए हुए। कुछ कहना चाह रहे हैं। आदरणीय प्रियंका जी से पूछिए ना, 1970 कौन से दस्तावेज का हिस्सा? वारिस पठान, और अगर 1971 आए तो वारिस पठान कमेंट कंफ्यूजन क्यों फैलाने की कोशिश हो रही है? इस कंफ्यूजन से किसका नुकसान हो रहा है? इस देश का? मैं खामोश बैठा था, बिल्कुल, आपका चिल्ला पुकार हो गया होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, पानी पी के ठंडे हो जाओ, मुझे कुछ सवाल करना है। सुधांशु जी ने अभी कहा, युवाओं की बात की, छात्राओं की बात की। मैं बोलना चाहूंगा सुधांशु जी, आज का छात्रा चाहता है जॉब, एम्प्लॉयमेंट। महंगाई दर जो गड़ गया 4.6, उसको नीचे लाओ। और आज का छात्रा जो रास्ते पे उतरा है ना, वो असल देशभक्त है, वो असल पेट्रियोटिक है, क्योंकि वो उतरा है देश के संविधान को बचाने, वो उतरा है डेमोक्रेसी को बचाने, वो उतरा है देश की सेक्युलरिज्म प्लुरलिज्म को बचाने, जिसको आपकी सरकार इसे काले कानून लाके नष्ट करने की कोशिश कर रही है। और याद रखना, ये युवा कल का फ्यूचर है। हर जगह तो आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, और देखना 2024 के पहले यही वो युवा है जो आपको बताएगा कि जिसने हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की, हमने उसको सरकार से उठा के फेंका। जिसने ऐसा कायदा बनाने की कोशिश की जो हमारे देश को हिंदू मुसलमान की लाइन पे डिवाइड करने की कोशिश कर रहा था, हमने ऐसी सरकार को उठा के फेंक दिया। ऐसा कायदा लाएगा कि जहां पर अगर एक होम मिनिस्टर झूठ बोलता है पार्लियामेंट में खड़े रहकर, और उसी का प्राइम मिनिस्टर रामलीला मैदान में आकर उसके बारे में गलत बोलता है, तो ये युवा उसको दिखाएगा कि सच्चाई कौन है, प्राइम मिनिस्टर सच्चा है। ठीक है, जवाब वो युवा है। आपकी तकरीर हुई पूरी, अब जवाब सुनिए। आपको सुधांशु त्रिवेदी तमाचा देगा, तमाचा मारेगा, और आपका आर्बिट्रीनेस हिटलर शाही को खत्म करेगा। ये कल का युवा, याद रखना मेरी बात। चलिए, अब आपने बोल लिया, अब मैं जवाब देता हूं। युवाओं की सबसे पहली जरूरत है रोजगार। जवाब देना, भाषण नहीं। वारिस पठान साहब, ये दीदी जहां बंगाल की है, वहां आज तक एक दिन भी भाजपा का शासन नहीं रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगार युवक वहां क्यों है? और जहां आप बैठे हैदराबाद में, आज तक एक दिन भी भाजपा का शासन नहीं रहा। 72 साल में बेरोजगारी क्यों है? जवाब दीजिए। और सेकुलरिज्म के सूरमा जो कहेंगे ओवैसी साहब, ट्रिपल तलाक पे कौन होता है कोर्ट बोलने वाला? वाह भाई वाह, वो हो गए संविधान के रक्षक, जो राम जन्मभूमि पर कोर्ट के जजमेंट डालने पे कहेंगे मैं इस जजमेंट को नहीं मानता, मुझे हक है इसके खिलाफ खड़े होने का। वो सेकुलरिज्म के सूरमा हो गए। बोलिए, जिनके नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए, तो हम दिखा देंगे क्या होगा। वो शांति प्रिय प्रदर्शन करता होगा। वाह भाई वाह, वारिस पठान साहब बोलिए ना, युवा शांति प्रिय सेकुलर, इससे बड़ा ढकोसला क्या हो सकता है कि वो पार्टी, डायलॉग ने जिस पार्टी का नाम है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन सेकुलरिज्म के चैंपियन हो गए, जो कहते हैं ट्रिपल तलाक पे कोर्ट कोई नहीं। लगातार बोल रहे हैं आप, शर्म आनी चाहिए। वारिस पठान साहब, मैंने तो नहीं बोला था, आप बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? मैं समझ रहा हूं कि आपके लिए फैक्ट डिफिकल्ट हो रहे हैं। वारिस पठान झूठ क्यों रखते? अब मैं बोल सकता हूं। वारिस पठान सब झूठ बोल रहे हैं। सदगुरु जग्गी भी झूठ बोल रहे हैं। सदगुरु जग्गी कह रहे हैं कि किसी की नागरिकता नहीं जारी, बोलिए, वो भी झूठ बोल रहे हैं। सदगुरु जग्गी भी झूठे, इस देश के प्रधानमंत्री भी झूठे, इस देश के गृह मंत्री भी झूठे, इस देश के तमाम वो इंटेलेक्चुअल जो कह रहे हैं कि किसी की नागरिकता नहीं जा रही, वो भी झूठे, मीडिया भी झूठा, सब झूठे। वोट कहां से मिलेंगे? सच को सत्य क्या है? नहीं, सत्य क्या है वारिस पठान बताइए ना। नहीं, सत्य क्या है? सत्य क्या है? किसके सत्य क्या है? 86% हमारे हिंदू। तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप जो झारखंड में हिंदुओं ने बीजेपी को सत्ता से बाहर खड़ा कर दिया, ये कहना चाह रहे हैं? चाह रहा हूं
कि क्या झारखंड में सारे मुसलमान हैं? जी, जी, 86% हमारे हिंदू भाई हैं जिन्होंने रेफरेंडम इस दिया मुद्दे पे है वोट ही सीए नहीं और हुआ। एनआरसी के खिलाफ। इस मुद्दे पे वोट ही नहीं हुआ वहां। इसी मुद्दे पे बोला है झारखंड में बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने कि आप उनके कपड़े बस देख लीजिए कौन आंदोलन भाई, चला रहे हैं। झारखंड क्या में तो झारखंड आखिरी में स्पीच चरण में नहीं ये दी? बवाल हुआ। किसके सिर्फ वही लिए चीज दी थी? बोली उन्होंने। वहीं के हिंदू भाइयों ने सिर्फ वही रेफरेंडम बात दिया बोली है क्या? सीए और एनआरसी के खिलाफ। क्या बात उन्हीं कर ने रहे हैं? आपको हराया वहां से, हमारे हिंदू भाइयों ने। आप झारखंड का मुसलमानों चुनाव तक इस- एनआरसी पर हाँ, नहीं था। देखिए जो झारखंड भी का चुनाव जो इस मुल्क का CAA नागरिक पर नहीं था। अभी तक जो तो आप भी कैसे इस मुल्क का मिनॉरिटीज पर नागरिक इसका असर है? जो संविधान से प्यार करता है, जो गंगा नहीं तो जमुनी तहजीब से नहीं, प्यार सदगुरु करता जग्गी है, गलत बोल रहे जो हैं। धर्म के नहीं, मैं आधार सवाल पे पूछ रहा लड़ाने हूँ। की कोशिश नहीं, करता है। उनके आसिफ जी ऐसा खिलाफ नहीं हो सकता ना, हुआ, आप नॉन स्टॉप चाहे बोलते हिंदू रहे। हो, मुसलमान आसिफ जी, हो, आसिफ जी, सरदार हो, ईसाई सदगुरु हो। जग्गी गलत बोल रहे हैं, सदगुरु जग्गी भी गलत बोल रहे हैं। सदगुरु जग्गी बहुत वर्ड रिनाउंड गुरु है वो। देखिए वो जब भी ये गलत कह बोल रहे रहे हैं। हैं, ये कह रहे हैं कि ड्राफ्ट ही नहीं आया। नहीं, जब सदगुरु ड्राफ्ट नहीं जग्गी आया गलत, तो मैं उन्हें कहा सवाल से पूछ वही रहा आ गई, हूँ। कहां से बता रहे हैं? ना, सदगुरु जग्गी सही गलत बोल रहे हैं। मैं ये प्रोग्राम वो कह रहे हैं, नहीं, बोलिए ना आप लोग। नहीं, सदगुरु जग्गी गलत बोल रहे हैं। सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि ड्राफ्ट ही नहीं आया। यहाँ तक तो कि हमारे सदगुरु जी को कैसे श्री श्री पता चल रविशंकर गया? गलत बोल रहे हैं, हरीश सदगुरु जग्गी गलत बोल रहे हैं, बाबा रामदेव गलत बोल रहे हैं, सब गलत है। जब ड्राफ्ट ही नहीं सब- आया, सब- तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप नहीं, सही अब- आप कैसे कह रहे हैं सड़क पे तो उतर आप करके कैसे कह गलत रहे हो हैं रहा कि है? सही कह रहे हैं? हमें आशंका है, आप दूर करिए। आशंका के क्या दूर दूर करिए, करिए? आप फूंक देंगे। आशंका के ऊपर आप आग लगा देंगे। आशंका के ऊपर आप बम फोड़ने निकल जाएंगे। आशंका के ऊपर आप बसें जला देंगे। ये राष्ट्र किस को बात की संदेश आशंका देना है? चाहिए। आशंका किस बात की है? देखिए कौन सी दाढ़ी में तिनका है? ये आप नॉर्थ ईस्ट की स्टेट आशंका के किस लोगों बात से की है? पूछिए। नॉर्थ ईस्ट के लोग चुप बैठ गए हैं। चुप बैठ गए, आपकी आपको हरकतें आर्मी देख लगानी करके वो पड़ी है। चुपचाप हो गए आपने हैं। कर्फ्यू उनको लगा समझ आ दिया। गया है। सिर्फ समझ अकेला आ गया नॉर्थ है ईस्ट की कि ऐसी उनकी स्टेट है बात का जहां बतंगड़ आपको बनाकर कर्फ्यू आप लगाना मुल्क पड़ गया, जलाने निकले हैं। जहां आपको आप आर्मी देश कॉल को करनी फूंकने पड़ निकले गई। हैं। ये बात उन्हें समझ में आ नहीं, गई है। पर ये कमाल की आशंका है। उस आशंका में, उस शंका के अंदर आप इस मुल्क का में। सोशल फैब्रिक टोटली तोड़ना चाहते हैं। इसी तरह की आशंका प्रियंका गांधी वाड्रा को हो गई। प्रियंका गांधी वाड्रा को लगा उनका कोई गला पकड़ने को आ रहा है, लेकिन वो गला पकड़ने को नहीं आया। बड़ा खूबसूरत सा जी जी जी, इरशाद फिर ब्रेक के लिए जाते हैं। वो शेर है, किसी आने वाले तूफान का बहाना लेकर ना खुदा ने मुझे साहिल पे डुबोना चाहा। मेरा भी शेर सुन लीजिए। है कि साहब तू इधर उधर की बात न कर। आया, ये बता के काफिला क्यों लूटा? भेड़िया आया, मुझे भेड़िया आया। फैसलों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। जी। हमारे भी सुन लीजिए। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी ब्रेक के बाद सुनाएंगे। आर पार में अगला दौर और शानदार होगा, देखते रहिए। देश की आग लगने की खबर है इस समय की, ये बड़ी रिपोर्ट है। प्रधानमंत्री का घर लोक कल्याण मार्ग पर है, जिसे पहले रेसकोर्स रोड के नाम से भी जाना जाता था। दमकल की लगभग 9 गाड़ियां आग बुझाने में लगी है। पीएम आवास पर आग लगने की खबर है। प्रधानमंत्री आवास पर 7 रेसकोर्स रोड जो होता था, 7 रेसकोर्स रोड पहले इसका नाम होता था, लेकिन अब 7 लोक कल्याण मार्ग है। दिल्ली स्थित 7 लोक कल्याण मार्ग पर आग लगने की खबर है प्रधानमंत्री के आवास पर। इस समय की ये बड़ी खबर है, हम तुरंत इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। इस पे बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये निवास स्थान है। मैं डिबेट पर वापस आता हूं, सीधा आर पार पर लौट कर आता हूं। शेरो शायरी का दौर चल रहा था ब्रेक से पहले। मैं सीधा सुधांशु त्रिवेदी, आरिफ भाई ने भी एक शेर पढ़ा और शेर पढ़ा यहां पर सुशील पंडित ने भी। क्या कहना चाहते हैं आप सुधांशु? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये लोग जिस प्रकार से पाकिस्तान से आए हुए हिंदू और सिखों के दर्द को, और जो बौद्ध हैं, ईसाई हैं, उनके दर्द को न समझकर आपसी सियासत में लगे हैं और सबूत मांग रहे हैं कि साहब वो क्यों नहीं होना चाहिए, वो क्यों नहीं होना चाहिए। तो इसी पे एक लाइन कहना चाहूंगा कि बहुत जुदा है मेरे दर्द की कैफियत मेरी, बहुत जुदा है दर्द की कैफियत मेरी, इधर मेरे दर्द की इंतहा नहीं, और तू कहता है कि जख्म दिखता ही नहीं। और दूसरा, उन हिंदुओं और सिखों और बौद्धों और क्रिश्चियंस के लिए कहना चाहूंगा कि जो हमारे आस पर यहां आए हैं, कि वो ये कह रहे हैं शायद हमसे कि मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा, मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा, अब इससे ज्यादा मेरा इम्तिहान क्या लेगा, और अगर बुझा तो मैं बुझ ही जाऊंगा। मैं
अगर बुझा तो जी, बुझ वारिस ही पठान जाऊंगा कुछ कहना मैं। चाह रहे हैं। कोई चिराग नहीं हूं जो जी, तू जी। फिर से जला लेगा। इसलिए फिर सब आसिफ- लोग आसिफ मिलकर जी। इसका समर्थन पहले करें, एक शायरी से मैं भी अंतरतम शुरू का करता नेह हूं। निचोड़े, बुझी हुई सुनिए, बातें सुनिए, सुलगाएं, सुनिए। आओ मैं मिलकर एक दिया शायरी से जलाएं, शुरू करता सब हूं, लोग मिलकर बाद साथ में एक आइए। सवाल करूंगा, पर बसे ना जलाएं, दिया जलाएं। हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, बुलबुले हैं इसकी और ये वो कत्ल भी गुलसिता करते फिर हैं। अगर ये गुलसिता है तो इस गुलसिता को जलाने की जो कोशिश कर रहा है उनकी पैरवी क्यों कर रहे हो आसिफ जी? जो इस गुलिस्ता को आप ही ने भी बोला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसके, ये गुलिस्ता हमारा, तो इस गुलिस्ता को तो जलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पैरवी क्यों कर रहे हैं? कौन दंगाई अरे तो आप बताइए, प्रियंका गांधी कह रही है कि जो दंगाई जो फिर वहीं आ जाते हैं, क्यों नहीं आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा राहुल जी पर, प्रियंका जी पर, मैं सोनिया जी पर नहीं गया, सोनिया जी ने कुछ नहीं बोला, राहुल गांधी ने तो क्या क्या बोला, राहुल गांधी ने क्या बोला सुनाऊं इस पर? देखिए आप एनआरसी और एनपीआर गरीबों पर टैक्स की तरह, आपका एजेंडा है सीए, मेरा एजेंडा नहीं है, एनआरसी और एनपीआर गरीबों पे टैक्स की तरह है, इस पॉइंट को प्रूव करिए, मुझे पता है समझदार आदमी नहीं प्रूव कर पाएंगे। एक स्पेशल प्रोग्राम रखिए, हम जरूर बोलेंगे। नहीं मैं एक सेकंड, आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में जिन दंगाइयों ने बस जलाई, जिन दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ियां जलाई, जिन दंगाइयों ने जी उनकी जिन्होंने चौकियां फूकी, वो पुलिस स्पॉन्सर्ड, उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। स्पॉन्सर्ड दंगाई थे, यूपी पुलिस स्पॉन्सर्ड किस कौन सी जांच कमेटी में आप बैठे, कौन सी सीआईडी सीबीआई में आप लोग थे? पुलिस ने अपने ऊपर खुद लाठियां और उन पे कार्रवाई भी ना हो, क्या उन पे कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए। चलिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इस देश के अंदर जो दंगाई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो दंगाई। नमस्कार, अनंत तिवारी मेरे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर है। बड़ी खबर, लोक कल्याण मार्ग पर आग लगी है, प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। मैं सीधा रुख करता हूं तिवारी का, मैं आपके पास आता हूं, क्या रिपोर्ट है बताइए। आनंद जी देखिए अमीश, 9 गाड़ियां जो हैं वो इस समय जो पीएम हाउस है वहां के लिए रवाना कर दी गई है। आग किस जगह पे लगी है इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके के लिए पहुंच रहे हैं। 9 गाड़ियां अभी जो पीएम हाउस है उसके लिए रवाना की गई हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर पीएम हाउस में अपने फायर सेफ्टी के इंतजाम काफी ज्यादा होते हैं तो इसलिए जो फायर के अधिकारी उनका कहना है कि कोई हाथात होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है और आग को जल्द ही काबू कर लिया जाएगा। आग किस जगह लगी हालांकि ये अब तक साफ नहीं हो पाया, और किस वजह से आग लगी है ये भी अब तक साफ नहीं हो पाया। दिल्ली फायर सर्विस का कहना है कि कुछ ही मिनट के अंदर ये सारी चीजें मीडिया को शेयर की जाएगी कि किस वजह से आग लगी है और एग्जैक्ट कहां पे आग लगी है। आग कितनी बड़ी है ये? देखिए 9 गाड़ियां हैं तो जाहिर तौर पर एहतियातन, क्योंकि पीएम हाउस का मसला है इसलिए 9 गाड़ियां एहतियातन भेजी गई हैं और कुछ ही मिनटों बाद कितनी बड़ी है। एक बिल्कुल प्रधानमंत्री निवास है, देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एक चीज मैं जानने की कोशिश करूं, ये आग कितनी बड़ी है इसकी कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? देखिए अमित जी, अब तक इसकी जानकारी दिल्ली फायर सर्विस के किसी भी अधिकारी की तरफ से नहीं मिली है। दिल्ली फायर सर्विस का कहना है कि फायर टेंडर मौके पे पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर के बाद स्थिति पूरी साफ करेंगे। और जैसा मैं आपको पहले बता दूं कि पीएम हाउस में अपने फायर सेफ्टी के बिल्कुल पीएम हाउस में अपने सेफ्टी के बंदोबस्त अच्छे होते हैं। प्रधानमंत्री के आवास पर आग लगने की खबर है। प्रधानमंत्री मोदी का ये निवास स्थान है, आवास है। पहले इसका नाम 7 रेसकोर्स रोड होता था, अब 7 लोक कल्याण मार्ग है। दिल्ली के बीचों बीच, चाणक्यपुरी इलाकों के बीचों बीच ये इलाका है और एक बड़ा एरिया है। प्रधानमंत्री का जो निवास स्थान होता है वो हाईली प्रोटेक्टेड एरिया होता है, बड़ी सिक्योरिटी वहां पर होती है। लेकिन उसके साथ साथ वहां पर आग लगने की जो खबर आई है वो इस समय इनिशियल स्टेज पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री का निवास स्थान है तो इसलिए 9 गाड़ियां भेजी गई हैं, जैसा हमारे संवाददाता आनंद तिवारी रिपोर्ट कर रहे थे। तो इस समय इससे ज्यादा जानकारी इस पूरी खबर पर फिलहाल नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर देश के लिए चिंता की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास पे आग लगी है। लेकिन ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है जिस तरह की खबरें मिल रही हैं, कोई बहुत बड़ी वारदात नहीं है, एक सामान्य आग है जो लगी है। लेकिन इस पर और जानकारी मिलते ही हम आप तक और पहुंचाएंगे। लेकिन दमकल की 9 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं, ये इस समय की बड़ी जानकारी है। पीएम आवास पर आग लगने की बड़ी खबर है।